हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस था क्या, हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड मूविंग वेव के बारे में और बैकवर्ड मूविंग वेव के बारे में। हमने बात करी थी जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है सोर्स से लोड की तरफ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स से लोड की तरफ प्रोपगेट कर रही होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लोड से सोर्स के तरफ भी ट्रैवल कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लोड से सोर्स के तरफ ट्रैवल कर रही होती है, तो ऐसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग वेव। और हमने डिस्कस किया था लोड इम्पीडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिस वैल्यू पर हमें रिफ्लेक्टिंग वेव ना मिले, लोड इम्पीडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस वैल्यू पर हमें रिफ्लेक्टिंग वेव नहीं मिले, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग एक और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके हम लोग सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को डिफाइन करने का एक और एक तरीका होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। पहला हमने कैसा डिफाइन किया था, अगर हमें लोड इम्पीडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रिफ्लेक्टिंग वेव ना मिले तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन वेव प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज और जो करंट होगा, तो जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है उसी को ही हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन वेव प्रोपगेशन, जो रेशियो होगा वोल्टेज और करंट का वेव प्रोपगेशन में ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ट्रांसमिशन लाइन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एसोसिएटेड वोल्टेज और करंट है, वो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है उसी को ही हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो जो यूनिट होती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वो ओम में ही होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें इम्पीडेंस टर्म अपीयर कर रहा है, तो यही रीज़न की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसकी जो यूनिट होती है वो ओम में होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए हमें जो रिलेशन जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये Z सबस्क्रिप्ट में C हमें इंडिकेट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ये बराबर में होगा √AB/CD। ये रिलेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करें, तो सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो बराबर में होगा √B/C के। किसके बराबर में होगा? √B/C के फॉर सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि अगर हम लोग देखें सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो A पैरामीटर होता है वो किसके बराबर में होता है? D पैरामीटर के बराबर में होता है। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं कास्केड एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कास्केड कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कास्केड कनेक्शन में हम लोग करेंगे क्या? कास्केड कनेक्शन में जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसको हम लोग बैक टू बैक कनेक्ट करते जाएंगे, राइट। सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में हम लोग करेंगे क्या? जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ट्रांसमिशन लाइन का कास्केड कनेक्शन। यहाँ पर ये पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर ये दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन। ये पहले वाले ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर A1 B1 C1 D1, ये दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर C2 B2 C2 D2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन के साथ होगा सेंडिंग एंड, और ये जो दूसरी वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ हमने कंसिडर किया रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड के साथ जो वोल्टेज है वो है रिसीविंग एंड वोल्टेज, और जो करंट है वो है रिसीविंग एंड करंट, और जो सेंडिंग एंड के साथ जो वोल्टेज है वो है सेंडिंग एंड वोल्टेज, और जो करंट है वो है सेंडिंग एंड करंट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन ली, उसका जो आउटपुट है उसको हमने दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। जस्ट फॉर अ रफ एग्जांपल, अगर ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करें तो जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कास्केड कनेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कास्केड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कॉमन सा सेंस है, ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो, राइट। टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्ट इन कास्केड कनेक्शन। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को कैसा कनेक्ट करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कास्केड कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन, ये दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन। पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर A1 B1 C1 D1, ये दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर C2 B2, और यहाँ पर ये C2 और यहाँ पर ये D2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको हमने लगा के रखा है पैरेलली। तो यहाँ पर हमने ये देखा था ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग सीरीज़ में हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ओवरऑल जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ को हम लोग इंक्रीज़ कर पाए। अब ये जो पैरेलल कनेक्शन है ट्रांसमिशन लाइन का, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज
टू इंक्रीज करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, करंट रेटिंग ट्रांसमिशन लाइन की इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज रिलायबिलिटी, टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, टू इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग लॉसेस, टू इंक्रीज पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कुछ रीज़न होते हैं, ये रीज़न की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली कनेक्ट करने का रीज़न ये होता है, सबसे पहला ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग करंट रेटिंग को इंक्रीज़ कर पाए, ट्रांसमिशन लाइन की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर पाए, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग रिड्यूस करके ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा रख पाए। सिमिलरली जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी पावर रेटिंग को हम लोग इंक्रीज़ कर पाए। तो ये कुछ रीज़न होते हैं ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली लगाने के, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने रीज़न देख लिया ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग पैरेलली क्यों लगाते। अभी सीरीज़ में जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को लगाएंगे तो उसका क्या रीज़न होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ कनेक्शन में जो आउटपुट होगा पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन का, वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा फॉर दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। इफ़ ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल बिफोर कास्केडिंग देन आफ्टर कास्केडिंग लाइन में नॉट बी सिमेट्रिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी हम लोग ओवरऑल लेंथ को इंक्रीज़ कर पाए। ये एक बेसिक रीज़न होता है ट्रांसमिशन लाइन को सीरीज़ में लगाने का, और ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलल में लगाने का ये सब रीज़न होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जैसे कि स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन जो आउटपुट होगा पहली वाली ट्रांसमिशन लाइन का वो इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा फॉर दूसरी वाली ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर सिमेट्रिकल है, कास्केडिंग से पहला हमने बात किया था सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, आई गेस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने बात किया था व्हाट इज़ सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग बात करेंगे आगे सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर सिमेट्रिकल है कास्केडिंग से पहला, तो कास्केडिंग के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिकल रहे। इफ ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल बिफोर कास्केडिंग, कास्केडिंग से पहला अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर सिमेट्रिकल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कास्केडिंग के बाद भी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिकल रहे। इफ ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल बिफोर कास्केडिंग देन आफ्टर कास्केडिंग ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, जो कि हमें ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर सिमेट्रिकल है कास्केडिंग से पहला, तो कास्केडिंग के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिकल रहे। सिमिलरली जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके ऑल राइट, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं।